वो 65 साल उनकी उम्र होगी। मैंने कहा अपना कोई तजर्बा बताएं, मैं तब स्टूडेंट था। तो उन्होंने कहा बेटा मेरा तजर्बा ये है कि मुसीबत बाइसे रहमत होती है, मुसीबत बाइसे रहमत होती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उनसे पूछा मुसीबत तो मुसीबत होती है? उन्होंने कहा उसमें दो चीजें पता चलती है। एक तो आपको यह पता चलता है कि आप अल्लाह के कितने करीब हैं, क्योंकि वो आपको मुसीबत से निकालता है। फिर आपको यह पता चलता है कि आप कितने छोटे हैं और अल्लाह कितना बड़ा है, क्योंकि मुसीबत में आपको अपनी कद काठ, अपनी बर्दाश्त का बहुत अच्छी तरह से पता चलता है। फिर उन्होंने कहा कि तीसरा आपको पता चलता है कि आपका असल रिश्ता कौन है, कौन साथ खड़ा है और कौन नहीं। और आखिरी बात उन्होंने कही कि एक मौका आता है मुसीबत में कि आप होते हैं और आपके रब की जात होती है। मैं जब जेल से निकला तो मुझे कहा गया कि मैं अब ISI का एजेंट हूं। मोहित पीरजादा को उस वक्त के सेक्टर कमांडर ने बुला के, अभी आजकल यहां होते हैं, इस्लामाबाद में मैं अभी जेल में था, मेरी जमानत होनी थी, तो दो सेक्टर कमांडर्स ने मोहित पीरजादा को बुलाया, एक लाहौर वाले ने और एक इस्लामाबाद में वाले ने। इस्लामाबाद में क्योंकि दो लोग मेरे लिए पाकिस्तान में बोल रहे थे, एक तो जाहिर है मेरा लीडर था, उसने तो बोलना था, पार्टी कोई नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरी पार्टी के ज्यादातर लोगों ने कहा था कि इसने गलत किया, ठीक हो रहा है। असेंबली में भी तकरीरें हो गई, सब हो गई। वो अंदर जब मेरी छितर परेड करते थे, साथ टेलीफोन पर मुझे दिखाते थे कि ये देखो बाहर तुम्हें सब छोड़ गए, तो अब बयान दे दो, आप उन्होंने तो तुम्हें छोड़ दिया, हम तुम्हें नवाज देंगे, तो दो बयान। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया था कि मैं, कई दफा आप मुझे कहते हैं यहां से कि गिल साहब इमरान खान को ना छोड़िएगा, मैं आज आपको वाजे कह दूं, पाकिस्तानी कौम में आज तक सबसे उजला और बेहतर बेटा किसी कौम ने पैदा किया है तो वो इमरान खान है। उससे बड़ा लीडर कोई नहीं है, उससे उजला बेटा मां ने पाकिस्तान के लिए पैदा नहीं किया। लेकिन मैं इमरान खान के साथ इमरान खान की वजह से नहीं हूं। अगर मैं हुआ तो फिर मैं छोड़ जाऊंगा उसे, क्योंकि इंसान तो हमेशा, आप सबको पता है कि सेल्फिश होता है, अपनी जरूरतों के लिए होता है। इमरान खान अजीम है, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे अजीम पाकिस्तानी है, लेकिन अगर मैं उनके साथ उनकी वजह से हुआ तो फिर तो छोड़ जाऊंगा। हर शख्स को, PTI के हर शख्स को एक बात कहा करें, ये कभी ना कहा करें कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, आप एक बात कहा करें, आपने हक का साथ नहीं छोड़ना। मैं इमरान खान के साथ उस दिन तक हूं जिस दिन तक अल्लाह ने मुझे हक के साथ खड़े होने की तौफीक दी है, क्योंकि और जब ना दी तो आपके सामने कहूंगा कि मैं कमजोर पड़ गया हूं, नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए ज्यादातर लोग जो आपको PTI में बुरे लगते हैं, आपको लगता है छोड़ गए, बुरे वक्त पे खड़े नहीं हो सके, वो सब इमरान खान के साथ थे, हमसे ज्यादा साथ थे, पुराने थे। ऐसा लगता था कभी कि जब हमें उन्हें मीटिंग्स में देखते थे, इमरान खान के साथ उनका रिलेशनशिप देखते थे, लगता था कि शायद कभी हम इमरान खान के इतने करीब हो ही नहीं सकेंगे जितने ये थे। कई इमरान खान से रिश्तेदारी का दावा करते थे, कई 30 साल पुराने रिलेशनशिप का दावा करते थे, लेकिन जरा सी, वो कहते हैं नरम आवाज, भली बात, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा उजले पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में, मैं गलत हो सकता हूं, कराची के हैं। सबसे बाशऊर, पढ़े लिखे, मामलात को पुराना और जद्दी पुश्ती समझने वाले। हमारे बाप दादा तो देहात में, आपको पता है, छोटे मोटे काश्तकार थे, हमें ये रियासती मामलात का क्या पता था। और जब मैं कराची से ज्यादातर PTI की क़यादत को देखता हूं तो वो उतनी ही मायूस कुन, लेकिन हुकूमत के दौरान उनके क्या मामलात थे। तो अभी बरकी साहब और दूसरे दोस्त कह रहे थे कि उंगलियां ना उठाएं एक दूसरे की तरफ, मैं इसलिए सियासत में नहीं आया। मैं अगर जिस दिन मुझे उंगली उठाने पे पाबंदी लगी, मैं PTI भी छोड़ूंगा, सियासत भी छोड़ूंगा। मैं तो कैटलिस्ट हूं। मैं तो ये समझता हूं कि अच्छे और बुरे में तमीज होनी चाहिए, घर में भी बाहर भी। घर में करेंगे तो बाहर करेंगे। अगर मैं नवाज शरीफ को सारी उम्र से चोर कहता हूं, मैं जब जेल में मिलने गया, नवाज शरीफ से मेरी 2 मुलाकातें हुई, शायद 3, और हर मुलाकात 3-3 घंटे लंबी थी। मैंने उनके मुंह पे कहा, मैंने कहा मियां साहब, मेरे लीडर के अंदर बहुत बड़ा जो एक ज़र्फ है,
मुझे उन्होंने भेजा, हरगिज नहीं कहा कि आपको वहां तंग करें, कहा कि आप बीमार हैं, आपको हर सहूलत दें, और मैं आया हूं आपकी बीमारी पे आपको हर सहूलत देने। ये 4 डॉक्टर्स हैं, आपकी बेटी साथ वाले कमरे में बैठी है मिलने के लिए, आपको 50-50 लोग मिलते हैं, हम नहीं रोकेंगे। बस कौम से ये रियाकारी ना करें कि आप बीमार हैं, आप नहीं है बीमार, आपको पता है। तो बात ये है, वापस आता हूं इस बात पे, कि आप उस दिन तक खड़े हैं जिस दिन तक आपका शऊर ये कहता है कि आपको खड़े होना है। आप सब में से कई मेरे पास आते हैं कि इमरान खान कब निकलेंगे। आपकी आवाज में एक दर्द होता है, तकलीफ होती है, कभी कभी मैं देखता हूं तरस होता है और मेरी अंदर से हंसी निकल जाती है, क्योंकि कैमरा तो है नहीं। काश कैमरा लगा के आपको मैं दिखा सकूं कि शौकत खानम का बेटा किस अज़म के साथ जेल काट रहा है। जब कौमों के ऊपर आसिम मुनीर जैसे दरिंदे मुसल्लत हो जाएं, तो फिर किसी को अपने कंधों पर वो वजन उठाना पड़ता है। इमरान खान आप सबका वजन उठा रहा है। इमरान खान पर आपने तरस नहीं करना, इमरान खान पर आपने फख्र करना है। वो बेटा कौम में मां ने फख्र करने के लिए पैदा किया हुआ है। अगली बात मैं आपको बता दूं, 1-2 बातें करके इजाजत लूंगा क्योंकि बारिश होने वाली है किसी वक्त भी, कि एक बात और याद रखिएगा कि हर वक्त जो भी दौर होता है उसमें एक यजीद होता है। यजीदियत नहीं मरती क्योंकि शैतान नहीं मरता। जब शैतान नहीं मर रहा क़यामत तक, तो यजीद ने भी नहीं मरना। आज के जो यजीद हैं वो आज के जो हुसैन के पैरोकार हैं, और जिनमें मेरे ख्याल में हुसैन का सबसे बड़ा पैरोकार इमरान खान है। आज के यजीद को उससे डर है, आज का यजीद खौफजदा है, इसलिए जो उस यजीद ने भी नहीं किया वो आज का यजीद करने की कोशिश कर रहा है। बहनों से मुलाकात बंद, अब ये पानी और खाना रह गया, बाकी सब कुछ बंद। ईद पे कपड़े दो तो वो नहीं पहुंच सकते, दवाई दो तो वो नहीं पहुंच सकती, किताबें दो तो वो नहीं पहुंच सकती, कोई चीज नहीं। लेकिन मसला एक है, उस वक्त के यजीद को आपसे वो नहीं कहता था कि मुझसे मोहब्बत भी करो, ये कहते हैं हमारा तराना भी लगाओ। जैसे हमारा मुजम्मल असलम कहता था कि उसके आज भी गूस बम्स खड़े हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारा तराना भी सुनो। तुम्हारे जिस्म पर गूस बम्स, जिन्हें हम पंजाबी में लुई कंडे कहते हैं, आपके लुई कंडे भी खड़े होने चाहिए। आपको हमसे मोहब्बत भी करनी है और हमने आप पर जुल्म भी करना है। तो ये पाकिस्तानियों के तौर पर याद रखिए, ये डिसाइसिव मोमेंट है। इमरान खान तय कर चुका है अपनी मंजिल। इमरान खान ने गैरत से या आजादी लेनी है या अपने रब के पास पहुंचना है। हम सब ने रब के पास पहुंचना है, किसी ने एक दिन पहले, किसी ने एक दिन बाद। तो जो मैं आपको दास्तान सुना रहा था अकेले रहने की, कि मैं जब बाहर आया तो अकेला था। 2 जर्नलिस्ट मेरा जिक्र करते थे पूरे पाकिस्तान में, अरशद शरीफ, मोहित पीरजादा। अरशद शरीफ उनको लगता था बड़ा खाग है, इसको कहेंगे तो पड़ जाएगा, और जाहिर है वो मुल्क से बाहर जा चुका था। मोहित पीरजादा मुल्क में था, तो उसको बुला के कहा, दोनों सेक्टर कमांडर्स हैं, स्पेशली एक ने, मुझे नाम पता है उसका, कि शहबाज गिल इज डन। ये मोहित पीरजादा जिंदा है, उनसे पूछ लीजिएगा। उसे कहा कैसे? उसे कहा उसकी अब जमानत हो जाएगी, बट ही इज डन। और जैसे वो नवाज शरीफ वाला कहता है, डन एंड जस्टिस। उसे कहा वो डन। उसे कहा वो कैसे? उसे कहा अभी बाहर निकलेगा ना तो आपकी जमात कानों की बड़ी कच्ची है, हमने फ्रेम कर दिया है कि हमारा बंदा एजेंट है, ये फारिग कर दिया जाएगा। वही बात हुई, मैं जेल से निकला तो ऐसा लगा मुझे था मैं समंदर में डूब रहा हूं, मैं असल में नहर में डूब रहा था। बाहर आया तो उससे बड़ी मुसीबत थी सामने। अपने पराए सारे साजिश कर रहे थे कि मैं ISI का एजेंट। मैंने अल्लाह से कहा कि या खुदा, इतनी मार खाई, करप्शन नहीं की, 5 साल कोई तनख्वाह नहीं ली, दिलो जान से काम किया। मैंने अल्लाह से यह सवाल पूछा, इतनी जिल्लत मेरी किस्मत में? हाँ, ये जरूर है कि मैं किसी का चमचा नहीं बनता था, मैंने सारी जमात को धुआं दिया हुआ था, अभी भी देता हूं, जिस दिन तक रहूंगा दूंगा, वो मेरी तबीयत है। जो मेरी बात होती थी वो सीधी मुंह पे कहता था, जो नालायक था उसे नालायक कहता था, जो ठीक था उसे ठीक कहता था। तो एक मुसीबत बन गई मेरे लिए। मैं अदालत जाता था, मेरे साथ कोई नहीं होता था। बल्कि आपको मजे की बात बताऊं, आज भी जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, उन्होंने टारगेट किलिंग की, जैसे MQM में टारगेट किलिंग होती थी, याद है? जो 2-3 लोग मेरे साथ पेशियों में जाते थे,
ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی. میک شور کیا گیا, یہاں گوندل صاحب کھڑے ہیں, ان لوگوں کو جو جیتتے آ رہے تھے یا بڑی ووٹیں لے رہے تھے کہ انہیں ٹکٹ نہ ملے کیونکہ وہ شہباز گل کے ساتھ عدالتی پیشی پہ جاتے ہیں. اب میرا کوئی پلاٹ کا قبضہ تو تھا نہیں, میرا کوئی اپنا کیس تو نہیں تھا. اب آپ کو پتا ہے منت کر لو جا کے عاصم منیر کی تو میں بھی دھل جاتا. اب میرے پہ مصیبت کیا تھی, 27 کیسز, ایک عام لیکچرر پروفیسر, کوئی مالی معاملات بھی ایسے نہیں. لڑوں تو کس کے لیے لڑوں, سوال یہ تھا. ساتھ تو کوئی ہے نہیں, یہ اسٹانس کس کے لیے لوں. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج آپ کہہ رہے ہیں لوگ کم ہیں یا زیادہ ہیں, تو میں آپ کو یہ سبق دینے لگا ہوں. لڑوں تو کس کے لیے لڑوں, اپنے آپ سے سوال پوچھتا تھا. ساتھ تو کوئی ہے نہیں, اور دوسری پارٹی ایسی ہے کہ ان سے پورا کیسے آؤں گا. ایک دفعہ اسلام آباد, کیونکہ وکیل صاحب کو بھی لے کے جانا ہوتا تھا لاہور سے, ایک دفعہ اسلام آباد جانے کے تقریباً 2 لاکھ روپے لگتے تھے. ہفتے میں 2 پیشیاں پڑتی تھی. ایک دن میں نے جج کو کہا, سپرا صاحب جج تھے, سارے اسلام آباد کے رپورٹر گواہ ہیں, میں نے کہا جج صاحب غلطی ہو گئی, حکومت میں کہا کرپشن نہیں کی, اگلی دفعہ آیا ضرور کرپشن کروں گا اتنی کہ یہ کیس بھگت سکوں. پیشی 1 ڈالا کرو, 2 کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا. سارے پروسیس میں میں اپنے رب سے پوچھتا رہا کہ میں لڑوں یا میں ڈھیر ہو جاؤں, چلا جاؤں. اس سیکٹر کمانڈر کا میرے پاس نمبر بھی تھا, ہماری حکومت کے آخری دنوں میں وہ آ چکا تھا, مجھے بھی اس کا پتا تھا. ایک میسج کرنا تھا کہ میں تیار ہوں, تو مجھے بھی پارٹی کے اندر رکھتے ہوئے دودھ سے دھو دیا جانا تھا. ایک دن ایسے ہی کافی دیر کے بعد میں خان صاحب کو ملنے گیا رات کو, میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا, تو انہوں نے میری آنکھوں میں غور سے دیکھ کے کہا کہ شہباز اگر تم حق پہ ہو تو تمہیں فلاح ملے گی, اگر تم حق پہ نہیں ہو تو تمہاری عزت میں کمی آئے گی. اگر حق پہ ہو تو ڈٹے رہو اور لگے رہو, اور ایک دن تمہارا ڈنکا بجے گا. میں امریکہ آیا, میں سمجھتا تھا کہ میں خان کا سکٹ مزائل ہوں, بڑا کام کر سکتا ہوں. یہاں آیا تو دوستوں نے یہاں بھی مہربانی کر دی, یہاں بھی میرے لیے وہی ماحول تھا, یہاں بھی میرے لیے وہی ماحول تھا. پہلے 2 سال مجھے اپنا منہ دھونے میں لگے, اور جو میرے پہ کیچڑ ڈالتے تھے, میں تو ایک غریب کسان کا بیٹا تھا نا, تو میں نے رکشے والے کی بات آپ کو کہی کہ اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جس نے میرے پہ کیچڑ ڈالا, ایسا بےعزت ہوا, ایسا بدنام ہوا, ایسا کھل کے سامنے آیا, جرنیلی ٹاؤٹ بنا کہ آج اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. اور میں کہاں کھڑا ہوں, آج کوئی بتائے کہ پورے پاکستان میں ان 1-2 لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو فوج میں تھے, انہیں فوج نے نکال دیا, وہ ظاہر سخت باتیں کریں گے, انہوں نے کون سا جا کے کوئی سیاست کرنی ہے. پوری دنیا میں عمران خان کے ساتھ والا یا ورکر, اگر کوئی مائی کا لال ہے جو میری طرح کام کرتا ہے تو چیلنج ہے یہاں میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ہاں تم سے میں نے 2 انچ بڑھ کے عمران خان کا دفاع کیا ہے, تم سے بڑھ کے میں نے جرنیلوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ان کو للکارا ہے. تو اس لیے آپ کو میرا ایک ہی پیغام ہے, ڈرے مت, قلعہ ٹھوک کے رکھے. اگر آپ انصاف پہ ہیں تو آپ کا ڈنکا بجے گا, اور کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ بنے کہ یہ شہباز گل کا ڈنکا بج رہا ہے. جس دن شہباز گل اس غلطی کا شکار ہوا, اس کو بھی چھتر پڑیں گے. صرف اس غلطی کا شکار رہیں, صرف ایک غلطی کا شکار رہیں کہ یہ اللہ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. آپ سچ میں کھڑے ہیں تو عزت ہوگی, آپ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو چھتر پڑیں گے. ایک ایسا میرا مخالف نہیں ہے جس نے میرے ساتھ مہربانیاں کی اور آج صفائیاں پیش نہیں کرتا پھر رہا. وہ میرا نہیں تھا, اس کو اس وقت مجھ پہ ترس کھانا چاہیے تھا جس حالات میں نکل کے آیا تھا. میرا ہاتھ پکڑنا, مجھے حوصلہ دینا چاہیے تھا. آپ سب کو پتا ہے PTSD کیا ہوتا ہے جب آپ اس میں سے نکل کے آتے ہیں. میں نے اس ساری جستجو کو, کیونکہ لیڈر میرا جیل چلا گیا, میں یہاں آ گیا, اکیلا, بالکل اکیلا برداشت کیا, اور صرف اللہ سے ایک ہی بات مانگی کہ مجھے ہمت دینا. اس لیے جب میں اب گندے کپڑے دھوتا ہوں تو میں اپنا سب کچھ تیاگ چکا ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے نہیں لگتا میں نے پارٹی میں کوئی پوزیشن لینی ہے, میں یہ پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں. مجھے نہیں لگتا حکومت میں آیا میں نے کوئی عہدہ لینا ہے. عمران خان کے ساتھ ہوں, رہوں گا, اور جو گندے انڈے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جسم پہ گند ہے, سب سے پہلے مجھے اسلام کا حکم ہے وہ صاف کروں, پھر باہر والا گند صاف کروں. جو کچھ آج عمران خان کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے,
किस लेवल का वो लीडर है और उसको किस तरह के गिद्दड़ पीछे फॉलोअर मिले हुए हैं। मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो उसकी तहरीक के साथ किया गया है, मैं समझता हूं अगर उसके खिलाफ मैं बात ना करूं तो मेरे से बड़ा बददियानत कोई नहीं होगा। मुझे इमरान खान साहब भी ये रोकेंगे तो मैं उन्हें कहूंगा कि खान साहब आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मुनाफिकों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने 20 दफा कहा मैं इज्जत करता हूं उन तमाम लोगों की जिनको इन्होंने ले जाकर जुल्म किए। उन्होंने पहले दिन कहा हम नहीं कर सकते, ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान को छोड़ रहे हैं। मेरे नजदीक वो मोतबर लोग हैं उन लोगों की निस्बत जो इमरान खान के साथ रहे, वो इमरान खान के साथ रहे लेकिन उसे धोखा देते रहे, उसके नाम को कैश करते रहे। तो इसलिए ये बात जहन में रखिएगा। और मैं ये भी आपको बता दूं, गलत फहमियां लोगों को ये भी दूर कर दूं, और आपकी हो गई हैं। कोई सिंधी पंजाबी से बेहतर नहीं, कोई पंजाबी किसी पठान से बेहतर नहीं, कोई पठान किसी बलोची से बेहतर नहीं, कोई बलोची किसी पंजाबी से बेहतर नहीं, एंड वाइस वर्सा। पूरी कौम का जो इखलाकी मेयार है वो नीचे जा चुका है। अगर होता तो फिर इमरान खान के अलावा कोई और मां भी ऐसी बच्चा जनती ना जो इन जर्नैलों के खिलाफ इस तरह से खड़ा हो सकता। ये 80 साल में एक ही मिला है, खड़ा है ना डट के जेल के अंदर। और आपको अगर लगता है कि इसको आपकी मेरी, मैं जब अमेरिका आया 100 दफा उनसे मैंने बात की। आपने गौर किया होगा मैं ना कभी यहां फंड रेजिंग में गया, ना मैंने कभी यहां पर जो लॉबिंग होती थी उसको कभी बढ़ा चढ़ा के पेश किया बहुत ज्यादा। क्यों? मैं चीफ ऑफ स्टाफ था उसका। क्या मुझे नहीं पता वो कैसे सोचता है? मुझे नहीं पता वो किससे मदद चाहता है? वो एक ही जगह से मदद चाहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसकी मदद उसी ने करनी है। मैं ये नहीं कह रहा आप कोशिश ना कीजिए, कीजिए, लेकिन उसकी मदद वहीं से होनी है क्योंकि उसका यकीन वहां पर है। इसलिए आप एक हो, 2 हो, 3 हो, आप डटे रहिए। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, जब आप अकेले रहते हैं तो तभी तो आपका रिश्ता बनता है खुदा से, तभी तो आपको अपने छोटे होने का और उसके बड़े होने का आपको अंदाजा होता है, और उसके सामने जितने टाउट होते हैं वो एक्सपोज होते हैं आपके सामने। हाँ, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि मिलिट्री जो आज कर रही है ये पहले भी तो कर चुकी है, फातिमा जना के साथ भी किया। आज जरा जुल्म जो है बहुत ही नंगा नाच कर रहा है, और तब हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। सोचिए मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ, आज सोचिए कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए आप सबने अपने आप से ये पूछना है कि क्या आप कूफियों से मुख्तलिफ हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये कैमरा से जो मुझे सुन रहे हैं। मैं एक दफा कैंसस गया, हमारे एक दोस्त के बेटे की शादी थी, जॉनी बशीर भी थे वहां, खटाना साहब भी थे, नाश्ता कर रहे थे। एक बंदा मुझे बार बार कहे, गिल साहब आपके हाथों मैंने शील्ड ली थी, आपने मुझे शील्ड दी थी, आपने मुझे शील्ड। मैंने 2 दफा 4 दफा बर्दाश्त किया, चुप रहा। मेरी एक ही खामी है कि मैं बोल देता हूं, चुप नहीं रहता। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आपने केमिस्ट्री का कौन सा फार्मूला इजाद किया है? तो उनको समझ नहीं आई। मैंने कहा ऐसा कौन सा कारनामा था जो आपको शील्ड मिली थी? तो वो थोड़े ना पजल हो गए। उन्होंने कहा क्या मतलब है? उन्होंने कहा आपने मुझे गवर्नर हाउस में दी थी। मैंने कहा यार मैंने भी खच मारी थी, आपने भी मारी थी। वो हमारे गवर्नर सरवर साहब थे, वो आप सबको राजी किया करते थे शील्डें देके, आप भी पहुंच जाते थे। अभी भी मैं देखता हूं अमेरिका से डॉक्टर्स जाएंगे, अल्लाह ने कितनी इज्जत दी, आपको क्रीम बनाया, क्रीम ऑफ द क्रीम। हम स्कूलों में होते थे, जो टॉप के 2 बच्चे होते थे वो डॉक्टर बनते थे। उन टॉप के बच्चों में जो डॉक्टर बनते थे उनमें टॉप के बच्चे जो हैं वो किंग एडवर्ड, आगा खान और इन टॉप के स्कूलों में जाते थे। उन टॉप के लोगों में जो फिर डॉक्टर पाकिस्तान में इन स्कूलों से बन जाते थे, उनके टॉप के लोग यहां अमेरिका में आते हैं डॉक्टर बन के, लेकिन वो भी वही खच्चे मारते हैं, गवर्नर से शील्डें ले रहे होते हैं। पूछो किस चीज की शील्ड ले रहे हो? हमने वहां रफाई काम किया, ये हमें शील्ड दे रहे। और जालमो ये तो देखो, इब्ने ज़ियाद से शील्ड ले रहे हो, शिमर से शील्ड ले रहे हो, किससे शील्ड ले रहे हो? कुछ दिमाग काम नहीं करता अपना। अच्छा, फिर मैं उनसे कहता हूं इमरान खान तो सियासी आदमी है, ओके, आप उसके मुखालिफ हो सकते हैं, चले, आल्दो इस वक्त बात सियासत की नहीं है, मेरे हो सकते हैं। यास्मीन राशिद तो आपकी उस्ताद है, आपकी मां है, उनके साथ क्या किया इन जालिमों ने? अब उनसे शील्डें पकड़ रहे हो। ऐसे ही कल गौर खान साहब कह रहे थे कि मैं अगर पता नहीं क्या नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं है। साथ हमारे खड़े साबिक स्पीकर साहब बैठे हुए हंस रहे थे।
اب آپ کے پی میں 3-4 ہی گروپ ہیں ہمارے سیاست کے. ایک گنڈاپور والا ہے وہ مجھے پہلے گالیاں دیتا ہے, سہیل افریدی رہ گیا تھا وہ اب دیتا ہے, اسد کیسر صاحب ہیں وہ ابھی دیں گے, میں بات کر رہا ہوں. رہ کے نہ گیا ہے, پنجاب والے پہلے ہی سارے ہی دیتے تھے, وہ بھی دیتے ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں جو انگلینڈ میں رہتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, انہیں کوئی نہیں پوچھتا, اور وہ پاکستان میں عمران خان کے وفادار بھی ہیں. سانو دس دینے کہ تسی باہر چلے گئے ہو اس لیے باتیں کر سکتے ہو, حالانکہ خود آدھا ٹائم باہر رہتے ہیں آدھا اندر رہتے ہیں. سو آپ مجھے بتائیے کہ اگر ان سب کو میں نے خوشنودی حاصل کر کے کچھ حاصل کرنا ہے, لعنت ہے پھر میرے ہونے پر اور میرے اس حاصل کرنے پر. اس لیے ہمارا تو ایک ہی اصول ہے, آپ اچھا کام کریں, آپ کوئی بھی ہو آپ کی واہ واہ کریں گے, آپ برا کام کریں, آپ کوئی بھی ہو آپ کے ساتھ وہی اشر کریں گے جو برے کے ساتھ کیا جاتا ہے. نہ کچھ لوز کرنے کا ڈر ہے, وہ کوئی عمران خان کے قریب ترین شخصیت ہو, وہ کوئی بہت معتبر شخصیت ہو یا عام ورکر ہو, جو اچھا کام کرے گا اس کو اچھا کہیں گے, جو 2 نمبریاں کرے گا اسے عوام کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ یہ ڈرائی کلیننگ کی مشین عمران خان نے لگائی ہے. عمران خان پہلا آدمی تھا جس نے آپ جناب سے نکل کے کہا کہ نواز شریف چور ہے. اس سے پہلے رواج یہی تھا, آپ جناب پاکستان کو اسی چیز نے تو لوٹا. پاکستان کو کس چیز نے لوٹا ہے؟ یہ میرے والد کے جنازے پہ آیا تھا, یہ میری شادی پہ آیا تھا, یہ مجھے اٹھ کے ملتا ہے, یہ مجھے دروازے تک چھوڑنے جاتا ہے, یہ مجھے چائے پلاتا ہے, یہ میرے فون پہ میرا کام کر دیتا ہے. اسی چکر میں عام لوگوں کے یہ مسئلے ہیں. یہ جو اشرافیہ ہے یہ آپ کو اتنی سی بوٹی دے کے ملک لوٹ جاتے ہیں, یہ ملک کا خزانہ خالی کرتے جاتے ہیں. پاکستان کے پاس آج بچا کچھ نہیں, آپ کے سامنے ہے. بہرحال آخری بات یہ کروں گا, عمران خان اگلے 10 سال جیل میں رہے یا 10 دن رہے, اس نے جھکنا نہیں ہے. یہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. آپ کو بڑی خبریں آئیں گی, امریکہ سے ڈاکٹر چلے گئے, آپ کو خبریں آئیں گی برطانیہ سے چلا گیا, آپ کو خبریں آئیں گی اسلام آباد سے جنرل صاحب چلے گئے, سابق آرمی چیف چلے گئے. میں آپ کو ایک ہی بات بتاؤں, جو بھی جائے گا عمران خان چھتر اتارے گا آگے سے, جو بھی جائے گا میں ابھی بتا دوں. اور اس کی وجہ ایک ہے کہ عمران خان سودے بازی کرنے والا نہیں ہے. ڈیل کرنی ہے, آپ عمران خان کے عام ورکر سے ڈیل کر لو, ڈیل حاضر ہے. ڈیل بڑی سادہ ہے, پاکستان کے آئین پر بندے کے پتر بن کے واپس جاؤ, عوام کا مینڈیٹ جس کو ملا اس کو واپس کرو, اور جنہوں نے گناہ کیے ان کا احتساب ہونے دو. یہ ڈیل ہے. آج دے دو, مجھے دے دو, میں ڈیل کرتا ہوں آپ کے ساتھ عمران خان کے بیہاف پہ. کرو ڈیل, واپس جاؤ. جو قائد اعظم نے پاکستان جس کے لیے بنایا تھا اس پرپز میں واپس جاؤ, ہماری آپ سے ڈیل ہے. باقی آپ کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں, آج یہ مل لیا, اب بات ہو رہی ہے, اب یہ ہو رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا, جب تک عاصم منیر مضبوط ہے, جب تک عاصم منیر مضبوط ہے, وہ عمران خان کو باہر نہیں نکالنا چاہتا. امام حسین مدینہ میں تھے, یزید دمشق میں تھا. جیسے ہی وہ آؤٹ آف ٹرن اپنے والد صاحب کی وجہ سے, موروثی سیاست کی وجہ سے وہ خلیفہ بنا, تو اس کو اب پوری دنیا میں کائنات میں اپنا واحد دشمن کون نظر آیا؟ کون نظر آیا؟ امام حسین علیہ السلام. حالانکہ انہوں نے تو کوئی بیان نہیں دیا, انہوں نے تو اسے کوئی نہیں کہا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ کروں گا. اس نے کہا ان سے بیعت لو. انہوں نے پہلا انکار مدینے میں کیا, اور پھر آخری انکار انہوں نے کربلا میں جب ان کا سر قلم کیا گیا, انہیں شہید کیا گیا, وہاں کیا. تو اس لیے یاد رکھیے گا, عاصم منیر سے خیر کی توقع مت رکھیے گا. جو کاوش کر سکتے ہیں, جو آواز اٹھا سکتے ہیں, ضرور اٹھائیے, کیونکہ عمران خان کا قرض ہے پوری قوم پر. عمران خان کا آپ ساتھ نہیں دے رہے, ایک نظریے کا ساتھ دے رہے ہیں. اگر آپ اس نظریے پہ بلیو کرتے ہیں, ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے. اگر آپ بلیو نہیں کرتے, سائڈ پہ ہو جائیے. ایک بھی رہ گیا عمران خان کے ساتھ, آپ یقین کیجئے وہ اکیلا بھی رہ گیا تو میں اسے لڑتا دیکھتا ہوں, میں اسے پیچھا ہوتے نہیں دیکھتا. اسے ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عمران خان نے رب کو پا لیا ہے, وہ حضرت حسین کا سچا پیروکار ہے. اس لیے آخر پر آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے تمام دوست, وہ ہمارے جانی بشیر صاحب ہوں, ان کی پوری ٹیم یہاں کی, ہمارے ہیوسٹن سے آئے ہیں برکی صاحب, ان کی پوری ٹیم, قاسم سوری میرا بھائی ہے, دوست ہے, منیر کھٹانا صاحب ہیں, ان کی ٹیم ہے, وقار صاحب ہیں, ہمارے پینسلوینیا سے دوست آئے ہیں, ساری جگہوں سے.
सेक्रेमेंटो से आए हैं, हमारे आज जरा हिट विकेट हुए हैं थोड़े से, अकबर चौधरी साहब वो भी पहुंचे हुए हैं। बाकी तमाम जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने आज भी कोशिश की है, अरसलान भुम्मन साहब, धोंदल साहब आए हुए हैं पाकिस्तान से, अगर किसी का नाम में रह गया तो माजरत बहुत ज्यादा। अपने हमारे अमजद साहब आए हुए हैं न्यूयॉर्क से। तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बड़ाई साहब हैं वहां से, न्यू जर्सी से, तो आप सब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। टोनी आपका भी शुक्रिया, आप सब दोस्तों ने इस महफिल को दोबारा से गरमाया है। गरमाते रहिए, ये कभी नीचे आएगा काम, कभी ऊपर जाएगा। तुंधिए बादे मुखालिफ से ना घबराए काम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और मैं आपको, पता नहीं आपने छोटे होते ये किया है कि नहीं, हम तो खेलते थे। हम तो छोटे होते वो जो हमारा साइकिल होता था ना, वो खुद ही गारे में फंसा के उसे निकालने की कोशिश करते थे। तो ये तो मजा आता है जब आप गारे में फंसते हैं, जब जोर लगता है, मैच फंसता है तो मजा आता है। तो इसलिए मजा लीजिए। हाँ, जर्नैलों को हमारा एक ही पैगाम है कि नूर जहां ने गाना गाया था, तराना गाया था, ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे, तू लबदी फिरे उधार कुड़े। आपको मेरा यही पैगाम है कि ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे। आप खरीद सकते हैं, खरीद लें, डरा सकते हैं, डरा लें। अगर बिक गए, जो बिकने वाले थे, हर जगह पर सौदा होता है, जो बिकने वाले थे बिक गए, जो रह गए हैं ये अब कुंदन है, ये अब दुरुस्त सौदा है। और इमरान खान को यही चाहिए था। आज इमरान खान इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल, ये भी आपको बता दूं, मुझे अल्लाह पे पूरा ईमान है, अल्लाह हक की फतह करेगा। इमरान खान जेल से वापस आएगा और इस कौम की हालत बदलेगा। मैं एक दफा फिर यहाँ पर स्पेशली जो हमारी माएँ आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, हमारी खवातीन आई हैं, हर बार आती हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं उनका बहुत ज्यादा मशकूर हूं। पाकिस्तान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया।